क्योंकि हम लोग इसको बीमारी सोच रहे हैं जो पिछले 3 साल से देश में चल रहा है, और हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक गतिविधियां हैं, जबकि ये असल में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो रहने दे, लाइट पंखा तो रहने दे, बेशक कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। अब जो गांव के लोग हैं उन तक जानकारी नहीं जाती कि असलियत में क्या चल रहा है, उनको सिर्फ उतना ही बताया जाता है जितना उनको बताना है। शहर का आदमी है वो या तो बिजनेस करता है या फिर वो नौकरी करता है। वो सुबह उठते ही निकल लेता है, शाम को आता है, थोड़ा बहुत उसके पास समय होता है, वो टीवी या अखबार के ऊपर उसको समय को भी लगाता है, या उससे बच गया समय तो वो सोशल मीडिया को चलाता है। सोशल मीडिया को भी वही लोग कंट्रोल करते हैं जो इस पूरे षड्यंत्र को चला रहे हैं। टेलीविज़न को भी वही लोग कंट्रोल करते हैं, अखबारों के मालिक भी वही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा भी वही लोग देते हैं। तो आपको वो चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? या तो आपको खुद रिसर्च करनी आती हो, वो रिसर्च करनी हमें स्कूलों में सिखाई नहीं जाती। स्कूल में तो ये सिखाया जाता है कि रट्टे मारो, याद करो, पेपर दो और नौकरी की तैयारी करो, बस। स्कूल और कॉलेज में इससे बाहर कुछ नहीं सिखाया जाता। माँ बाप इससे बाहर कुछ नहीं सिखाते। समाज का कोई हिस्सा नहीं सिखाता कि अपने नौजवान बच्चों को रिसर्च कैसे करनी है। क्यों जी? तो उन बच्चों को मालूम कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है? मतलब आज जो हालत है ना, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अभी सुबह मैं जब खाना खा रहा था तो मेरे आसपास यूं बच्चा घूम रहा था, सोमवीर का बेटा है। तो मैं ये सोच रहा था, मैं कहा आज ना अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को शुद्ध खाना खिला रहा है ना, वो सबसे बड़ा वरदान है उसके लिए। मतलब इतना बुरा हाल समाज का हो चुका है कि हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं हमको ये भी नहीं पता है कि हम जो तेल खा रहे हैं वो क्या है, हम जो टूथब्रश में इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, जो हम कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, जो पैकेट के दूध में आ रहा है हमारे पास वो क्या है, पैकेट का दही पनीर क्या है, मार्केट के अंदर आने वाला खीरे में क्या है। मतलब कुछ आइडिया नहीं अपने को। यहाँ तक कि अपने टमाटर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गए। टमाटर भी, खीरा भी, तेल भी, जितने मार्केट में पैकेट की नमकीन है वो भी, घिया भी, प्रिजर्वेटिव जितने हैं, जो फ्रूट भी हमारे बीज के बिना आ गए, खेत में फसल अपनी बीज के बिना आ गई, डंगर हमारे बिना बीज के हो गए, और आदमी के लिए भी आईवीएफ सेंटर खुल गए, है ना। और ये सब इत्तेफाक नहीं है असल में। जो आप लोगों से बात करने का जो मकसद है ना, वो ये है कि ये सदियों से चलता आ रहा है। ये लड़ाइयाँ पुरानी हैं, मतलब आज की नहीं है। किसी को ये लगता हो, जो अगर हम कई बार ना थोड़े टाइम पहले हम इस बीमारी के ऊपर और इसके इंजेक्शन के ऊपर बोल रहे थे थोड़े से ना, तो लोगों को लगा कि यार ये तो खामखाई में विरोध कर रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि ये आपको बीमारी से बचाने के लिए नहीं है, ये आपका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये पुराने समय से चल रहा है। उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी थी कि अपनी सरकार, आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद रुपया बनाया, आज़ाद हिंद मतलब सेना बनाई, अपनी सेना बनाई। वो क्या था? मतलब जो उस टाइम भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, जो उस टाइम पे गांधी जो लड़ाई लड़ रहे थे, या जो और देश के स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो उधम सिंह और फांसी टूट गए, जो सुखदेव राजगुरु फांसी टूट गए, वो क्या था? और उसके बाद से, और ऐसा क्यों था कि जिस वक्त वो लड़ाइयाँ और वो
आंदोलन पूरे भारत में चल रहे हैं, उसी टाइम पे पूरी दुनिया में चल रहे हैं। आप रशिया की क्रांति की बात करेंगे, आप औद्योगिक क्रांतियों की बात करेंगे, आप पूरी दुनिया के अंदर जो बदलाव हैं वो पैरेलल में कैसे चल सकते हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे उस टाइम पे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं छिपता। मतलब पूर्व से पश्चिम तक जितने देश आते हैं, किसी न किसी देश के अंदर जिसमें सूरज है वहां अंग्रेजों का राज होता था। अब कोई राजा कोई अपने देश के ऊपर राज करने लग गया और उसको चस्का पड़ गया राज करने का, तो वो सिला छोड़ देगा उस चस्के को जी? है जिसको राज करने का चस्का पड़ जाए, अपने हिसाब से दुनिया चलाने का चस्का पड़ जाए, उनके संसाधनों को लूटने का चस्का पड़ जाए, वो चस्का इतनी आसानी से जाएगा नहीं। ना ही हमारी नई युवा पीढ़ी को ये मालूम कि उस जिसको वो आज़ादी कहते हैं उसके दौरान वो हम लोगों को क्या देकर गए, हमसे क्या लेकर गए। मेरी आंखों देखी बात है कि मेरी दादी के पास सोने और चांदी के खूब आभूषण हुआ करते थे, हमारी दादियों के पास, और उनकी दादियों के पास तो पता ही नहीं कितना घर में सोना चांदी होता था। हालांकि चोरियां पहले भी होती थी, लूटपाट पहले भी होती थी, लेकिन जब इन्होंने बैंकों के अंदर हमारा पैसा लगवाना चाहा तो इन्होंने हमारे घरों में चोरियां करवानी शुरू करी। अभी जब ये उस टाइम पे तो जब जमींदार के पास बैंक का मैनेजर आया करता था तो ये कहा करता था कि हमारे बैंक में पैसे जमा कराओ जी, पैसे जमा कराओ। लोन लेने के लिए बैंक नहीं आए थे। क्यों जी? आज के टाइम पे बैंक में किसी के पैसे जमा नहीं है, हर कोई कर्जदार जरूर है। गाड़ी पे भी लोन है, घर पे भी लोन है जी, जमीन पे भी सारी पे लोन है जमींदार का। यहां तक कि आज के नौजवान बच्चे तो कपड़े भी लोन पे पहन रहे हैं। पता है आप लोगों को? क्रेडिट कार्ड जिसके पास है, क्रेडिट कार्ड क्या है? 15-50 दिन का लोन तो है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हो तो आप लोन ले रहे हो, और आपको इस लोन की प्रक्रिया का भी नहीं पता कि असल में क्या है। वो सोना कहाँ है आज अपने देश का, या जो हमारी घर वालों का था, वो समृद्धि कहाँ है, वो खान पान कहाँ है, कुछ नहीं पता। हम लोगों को, हम जो लड़ाई लड़ने चले थे वो लड़ाई लड़ने चले थे अपने व्यवहार की स्वतंत्रता की लड़ाई, कि मैं स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूं, मेरे अपने बच्चे को जहां चाहूं वहां पढ़ाना चाहता हूं। तो क्या मेरे पास सुविधा है? नहीं है भाई। जैसी शिक्षा मैं दिलाना चाहता हूं क्या मेरे पास है? नहीं है। मैं अपने बच्चे को इंजेक्शन से मुक्त रखना चाहता हूं, क्या अस्पताल आपको रहने देता है? नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी घरवाली की डिलीवरी जो है वो बिना अस्पताल के घर पे हो, नॉर्मल डिलीवरी, क्या वो होने देते हैं? वो दाई के ऊपर फटासे से चालान कर देते हैं कि अगर दाई ने अगर वो कर दी डिलीवरी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। वह बेचारी इस बात की मारी डरती रहती है, तो आपको अस्पताल में जाना पड़ता है। अस्पताल में पैदा होते ही बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं लगाओ तो सोनीपत के सीएमओ ने तो फरमान भी जारी कर दिया था कि जो अस्पताल बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन नहीं लगाएगा उस अस्पताल के ऊपर जुर्माना कर दिया जाएगा। और इस इंजेक्शन में क्या है किसी को मालूम है आप में से? बस भरोसे पे तो चल रहे हैं। बैंक में भी हमने भरोसे पे ही पैसा रखा, अस्पताल में भी हम भरोसे पे ही गए, और जब से अस्पताल बने हैं तब से लोग बीमार रहने लगे हैं। क्यों जी? हमारे गांव में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई अस्पताल नहीं होता था। अस्पताल नहीं होता था इसका मतलब है कि बीमार नहीं होते थे। और पहले अस्पताल आए हैं, बीमारियां बाद में आई हैं। पहले डॉक्टर आया है, बीमारी बाद में आई। ऐसा कैसे हो सकता है? होना तो यह चाहिए था कि पहले बीमारियां आती फिर डॉक्टर आते।
है ना जी। जिन बीमारियों का नॉर्मल इलाज संभव था उन बीमारियों को इन लोगों ने केमिकल डाल डाल के हमारे शरीर को ऐसा बना दिया कि अब शरीर हमारा देसी इलाज स्वीकार ही नहीं करता। आपके खेत के अंदर इन्होंने इतना केमिकल डाल दिया कि अब आपकी जमीन सादा बीज पैदा नहीं कर सकती। उसको वो पहली बात तो उसको हड़ के साथ आप जोत भी नहीं सकते जमीन को, इतनी हार्ड बना चुके हो। पानी नहीं पीती वो, बारिश का पानी नहीं अगर सोगरी, तो उसमें आपको हाइब्रिड बीज ही बोने पड़ेंगे। हाइब्रिड बीज भी आज किसान के पास अपने घर पे नहीं है, वो आपको बाजार से लाने पड़ेंगे। और बाजार में जो बीज है अगर वो बांझ बीज है तो औलाद बांझ होएगी, अगर वो नपुंसक बीज है तो औलाद नपुंसक होएगी उस फसल को खा के, अगर वो बीमार बीज है तो बीमार होएगी। आज आप देखोगे ना गांव में अपने पास जोटे और खागड़ नहीं बचे जी, यानी कि डंगरों का बीज नहीं बचा। अब हम अगर नए दूध करते हैं अपने डंगर को तो वो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करते हो, बाजार का बीज लेते हो आप। वो बाजार के बीज की खासियत क्या है कि वो कहते हैं काटड़ी काटड़ी हो गए, काटड़ा नहीं होता उसमें, मानते हो गया बात। तो खेत में भी जो बीज हो गया उसमें नर बीज नहीं होता, नर हिस्सा नहीं होता, और जो डंगर का बीज हो उसमें भी नर हिस्सा नहीं होता। और जो मानस का बीज जो दिन तैयार करे आईवीएफ सेंटरों में, वहां भी ये काम है। ये जो नौजवान बच्चे पीछे बैठे हैं ना, इनके भविष्य की मैं बात बता रहा हूं। 2014 में भारत सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना, उसने ये डिक्लेयर किया था भाई कि 45% नपुंसकता और बांझपन आ चुका है नौजवानों में, और अब ये 65% तक जाने वाले हैं। और इसीलिए हर शहर में कितने कितने आईवीएफ सेंटर खुल लिए, अपने रोहतक में ही देख लो आईवीएफ सेंटरों की टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, घरों में खुशियां। 37 बता रहे हैं, 37 आईवीएफ सेंटर। मतलब पूरा नौजवान बाजार के बीज पे निर्भर है अपनी औलाद के लिए। ऊपर से 99% जमींदार की जमीन बैंकों के पास लोन पे पड़ी, गिरवी पड़ी हुई है। क्यों जी? सबकी जमीन गिरवी पड़ी हुई है, सबकी, जितने जमींदार हैं। और वो जमीन बहुत जल्दी काबू की जाने वाली है। मतलब ये ऑलरेडी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है। 3 षड्यंत्र पैरेलल में चले। पहला षड्यंत्र लैंड बैंक बनाया। आप में से कितने नौजवान बच्चों को पता है लैंड बैंक बन चुके हैं? मालूम है किसी को? भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने लैंड बैंक बनाया कि यदि किसी परिवार में पूरे परिवार की मृत्यु हो जाए तो अब जमीन उसके रिश्तेदार को ट्रांसफर नहीं होएगी, अब जमीन सरकार को चली जाएगी। पहले में क्या होया करता, भांजा या फिर मौसी का लड़का आकर के उस जमीन पर बैठ जाया करता, अब वो सरकार के पास जाएगी, अब किसी रिश्तेदार को नहीं जाएगी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, अगर फिर सरकार ने दूसरा नियम बनाया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून, कि यदि सरकार को आपकी जमीन चाहिए या किसी कंपनी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आपकी जमीन चाहिए तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। मान लो ये अखाड़ा है और यो सोमवीर रड़कन लग गया सरकार का, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो सरकार के पास एक प्रस्ताव आएगा कि हम इस जगह पर एक बढ़िया मॉल बनाना चाहते हैं विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और ये जगह सबसे उपयुक्त है। तो सोमवीर से पूछा नहीं जाएगा कि तू जमीन बेचा है कि नहीं बेचा है, उसके घर नोटिस आ जाएगा, तेरी इतनी जमीन है, इस जगह पे है, यो कलेक्टर रेट है, तेरे खाते में जा लिया तो इतनी तारीख ने खाली कर दे। नहीं खाली करेगा तो पुलिस खड़ी करके खाली करवाओगी।
ये ऑलरेडी आ चुका है। यानी आपकी प्राइवेट जमीन हो, चाहे गांव की पंचायती जमीन हो, चाहे किसी की खेत की जमीन हो, आपकी जमीन आपकी परमिशन के बिना एक्वायर करी जा सकती है। वो नाम तो एक्वायर का ले रहे हैं, खोसी जा सके है, दक्कत है। फिर एक नया कानून आ रहा है कि अगर आपके घर के अंदर पानी का कनेक्शन है, समर्सिबल है, अगर आपका मोटर से आप पानी निकालते हो जमीन से, समर्सिबल हो या दूसरा हैंडपंप हो, जो मोटर से अगर आप निकाल रहे हो, तो 10,000 रुपए साल के आपको देने पड़ेंगे फिक्स, पानी मोल का। फिर एक कानून आ रहा है कि यदि किसान अपना बीज साबित नहीं कर पाया कि वो बीज कहां से लाया है, उसकी पर्ची नहीं दिखा पाया, तो 3 साल की कैद है। फिर एक कानून आ रहा है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा डंगर आपने पाल रखा है तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आपने कमर्शियल कनेक्शन नहीं लिया है और आप सरकार को हिसाब नहीं दे रहे हो अपने डंगरों का, और आपने मान लो 4 भैंस पाल रखी है, घर में रहने वाले 2 मानस हैं, खती मियाँ बीबी, और 4 भैंस पाल रखी है, तो वो क्या कैलकुलेट करते हैं कि 2 मानस कितना दूध खा सके हैं, कितना घी खा सके, उतना हिसाब लागे, बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे आप बेचते हो चाहे ना बेचते हो, चाहे आप अपने बेटा बेटी के पास बेचते हो, चाहे आप अपने भांजा धोरे बेचते हो, उसने सरकार ने कोई मतलब नहीं, वो तो बेचने वाली कैटेगरी में लावे हैं। क्या ये मालूम है आप लोगों को? नहीं बेरा ना। पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में मालूम है क्या? अभी बिल गेट्स आजकल इस देश के अंदर आया हुआ है, और वो उस देश के नियम बनाने वाले यानी पॉलिसी बनाने वाले हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और नेताओं से और उद्योगपतियों से मिल रहा है। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, आधार कार्ड एक इस षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो नंदन नीलकेणी से भी मिला। भारत की बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को टाटा को बेचे जाना वाला है, इसीलिए रतन टाटा से भी मिला। भारत के अंदर अभी पेंडेमिक ट्रीटी लाने का प्लान चल रहा है, और उस पेंडेमिक ट्रीटी पे सिग्नेचर अगर भारत ने कर दिया तो भारत पूरी तरीके से गुलाम होने वाला है। इस बात का भी नौजवानों को नहीं पता। आप लोगों की कितनी इंपॉर्टेंट बात हो भाई साहब, अगर पेंडेमिक ट्रीटी को पढ़ लोगे ना, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, और पब्लिक डोमेन में तब से पड़ी हुई है जब यह बीमारी आई थी, और पब्लिक या जो लोग हैं ये काबू नहीं आए थे, इसलिए उनको काबू करने के लिए नई ट्रीटी ले, नई सिग्नेचर साइन कराए WHO ने। और वो ट्रीटी क्या कहती है उसकी 4-5 लाइन बता देता हूं, पढ़ लियो, वो पूरी वीडियो पड़ी है मेरी 1.5 घंटे की। उसके अंदर, उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि सरकार के किसी व्यक्ति को यह लगता है कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान उसमें वायरस हो सकता है, सिर्फ लगता है, आपके कपड़े, आपके डांगर, आपके घर रखा अनाज, आपका बेड, आपका घर, अगर कहीं भी वायरस होने की संभावना है तो वो पूरे घर को आग लगा सकते हैं। ये उस कानून में लिखा हुआ है, कानूनन, और आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, ये कानून में लिखा हुआ है। क्योंकि वहां पर एक बात है कि हमने तो दुनिया को बचाने के लिए ऐसा किया था। उस कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि उनको यह शक होता है कि यह व्यक्ति ऐसी जगह से चल के आया है, आपके घर का कोई व्यक्ति वायरस फैला सकता है, तो वो आपके घर के किसी भी व्यक्ति को, बहू बेटी को, बच्चे को उठा करके 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से ले जाके कहीं भी। ये उसमें लिखा हुआ है। बचा लियो अपनी मां बाणा ने, शुक्र बचाओगे, क्योंकि कानून में लिख रहा है। देश के अंदर भूखमरी लाने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। जिसने जानो हो, कम से कम 2-2 साल का अनाज अपने घर में स्टोर कर लो। इस टाइम पे अगले 1 साल के अंदर अंदर भारत के अंदर अनाज की किल्लत आनी स्टार्ट होने वाली है। ये बता दियो सबने। FCI के पास अनाज खत्म हो चुका है, गरीबों को देने के लिए अनाज नहीं है सरकार के पास, और सारा अनाज प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े साइलोज में है, अडानी के और अंबानी के। और अडानी अंबानी को अपनी प्राइवेट आर्मी और अपनी पुलिस बनाने की परमिशन का कानून भी आ चुका है। अपनी प्राइवेट आर्मी बना सकते हैं वो, ये कानून आ चुका है।
और उसके लिए फौज में से ट्रेंड आदमी चाहिए, तो आप ही के भाई बहन 4-4 साल के लिए ट्रेनिंग लेने लाग रहे, जिन्ना अग्निवीर को हो, वो इन्हीं के लिए तैयारी ट्रेनिंग हो रही है। पैसा हमारा खर्च हो रहा है आर्मी में, और ट्रेनिंग वो अडानी के लिए लेने लग रहे हैं, अडानी के साइलोज के लिए लेने लग रहे हैं। अब इधर से कानून बनने लग रहे हैं, उधर से आप लोगों को उलझाए रखा हुआ है हिंदू मुसलमान में और पार्टीबाजी में। कांग्रेस बीजेपी मोड़ जेरो, कौन आवेगा, लोग सोचेंगे बीजेपी ने पलट दो, कांग्रेस कर दो। फिर कोई पूछेगा अच्छा कांग्रेस ने लिया होगे तो बच जाओगे, तो राजस्थान में कांग्रेस यही नहीं काम करने लग रही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हर आदमी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है कांग्रेस का तो राज्य। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब भीख, जो भीख गरीब आदमी को कोटे से मिलती है, वही भीख किसान को 2000 रुपए मिलती है ना, जमीन पे मिलती है ना, उस पर कुछ किसान की निधि आती है, वो भीख है असल में। वही भीख कह तो सम्मान नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन है तो भीख ना। जिस टाइम देश गुलाम करना है तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, जब दे रहे हैं भीख तो उसको वो सम्मान निधि बोल रहे हैं। और अभी नौजवानों के लिए शुरू करने वाले हैं कि बेरोजगारी भत्ता शुरू करो जी। और बेरोजगारी भत्ते के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, और आधार कार्ड में सारी चीज जुड़ी होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट, आपका ITR, आपका पैन नंबर, आपकी गाड़ी के कागज, आपके मकान के कागज, आपके जमीन खेत के कागज, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका और गैस का कनेक्शन, आपके जितनी जिंदगी के जुड़ी हुई चीज हैं वो सारी आधार कार्ड के जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, नहीं बताओ, जुड़ रही है ना। पिछली बार जब आपको ये कहा था कि 2-2 नहीं लगवाओगे तो तुमने बस में नहीं चढ़ने देवा, पेंशन नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं ला पाओगे, फार्म नहीं भर पाओगे, स्कूल में नहीं जा पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, रेल में नहीं चढ़ने देवांगे, आपने बाजार में दुकान नहीं खोलने देवांगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, यही बात कही थी ना जी। इब की बार उन न्यू कौन कहना, इब की बार तो सिर्फ एक ही बात है, न्यारे न्यारे एक आदमी ने लपेटेंगे। पहले हम सर्टिफिकेट लिया, आधार फिर खुलेगा। आधार नहीं खुला है तो कुछ नहीं खुला है, ना बिजली आवे, ना पानी आवे, ना गैस आवे। गैस भी पाइपलाइन के जरिए तैयारी कर रहे हैं ये लोग। अभी तो सिलेंडर छोटा कर देंगे, आदमी दुखी हो जाएगा। वो एक काम आप लाइसेंस से करवा सकते हो डीसी दफ्तर में, लेकिन वो लाइसेंस से करवाओगे, अपने दूसरे कागज दोगे तो 1 हफ्ता लाओगे, रगड़ाओगे आपकी नाक। और अगर आधार कार्ड दे दोगे तो पहले दिन में कर देंगे। तो आदमी क्या सोचेगा, सहूलियत के मारे आधार दे दो। उन्हें न्यू बेरा नहीं है, आधार का मतलब गुलामी है। अगली बार केवल आधार बंद करना आपका, उसके बाद तीसरी इंजेक्शन आप पुलवाओगे, फिर को नहीं सरकार ने कोई टेंशन, उन्हें बेरा है। पहले हम यू ला करके फिर आइए, फिर क्या कहोगे, कोई बोलता है नहीं, हम क्या करा, बोलेगा कौन, जिसने बात का पता होगा। पता किसने होगा, जो टाइम काटेगा। मोबाइल तो लिकड़ांगे तो टाइम तो सर रिसर्च करांगे ना भाई। OTT प्लेटफॉर्म में तो लिकड़ेगा बालक अपना, नौजवान बच्चा, अगर एपिसोड पूरे करने टाइम पास बचता होगा है, उस तो थोड़ा बहुत टाइम बच के चैटिंग में ला जाए, थोड़ा बहुत चैटिंग तो थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो फिर वीडियो गेम खेलने लग जाए अगला। तो उसके पास टाइम नहीं रिसर्च करने का, उसमें अकल नहीं रिसर्च करने की, उसने बेरा नहीं क्या करना है। और उससे अगर मान लो थोड़ा बहुत कोई बोलन भी लग गए तो मारे पर क्या था। पहले इतने लोग समाज ने धोखा दे चुके हैं कि यकीन नहीं होता अगले आदमी पे। मारे तो पहले इतने लोग आके न यही बात कह के न, किसान की लड़ाई लड़का अपने 100 के लिए ले जाए मेरे बेटे हैं, गरीब की लड़ाई लड़के मायावती वर्गी 1000 करोड़ 5000 करोड़ बना जाए। जिसकी लड़ाई लड़न की बात कहूँ उन्हें न लूट जाए। तो इसलिए फिर जब कोई आदमी सच्ची बात बताना आवे तो उस पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वही कड़े जाओ भाई। फिर क्योंकि देखो अपना तो फर्ज इतना है कि आपको
सच्चाई से अवगत करा दिया। पेंडेमिक ट्रीटी आएगी, जितन आओगी हमने तो चाहे आत्मदाह करना पड़ो, हम तो विरोध करांगे भाई। हमने तो चाहे कुछ करना पड़ो, हमने तो चाहे बीत में टक्कर मार के मरना पड़ो, लेकिन हम तो कौन नहीं चुपचाप रहा। न्यू तो कौन कहा सरकार कर ले जो कुछ करे जावे, मार पे तो कौन नहीं रुके जावे। हम तो अपनी औलाद ने अपनी आंखें आगे गुलाम होंदा कौन देख सकते भाई। और कल ने सारी की सारी कौम, एक कौम नहीं बच रही। जब इन्होंने बीमारी के नाम पे लॉकडाउन लगाया तो जात देख के धर्म देख के कौन लाया? बीमारी भी जात देख के धर्म देख के कौन नहीं आई। ईब जिबुन का इंजेक्शन ला दिए, वह भी जात धर्म देख के कौन लाए। और ईब जिब हार्ट अटैक होने लाग रहे हैं, ब्रेन हेमरेज होने लाग रहे, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, शरीर में दर्द, खुजली, एलर्जी, आंखें में दर्द, सिर में दर्द होने लाग रहा है, वो भी जात धर्म देख के नहीं हो रहा। बाटे तो हो रहा है ना समाज में सबका। और जिनके नहीं शरीर में होया है उनका थोड़े दिन में होगा, खून में शुरू हो लिया है। उनका केस है, उनका कुछ भी नहीं। वह बाजार का खाना बंद कर देंगे तो बचे रह जाएंगे, नहीं तो उनका सब्जी में होगा। ये लोग बोल चुके हैं अगर आप नहीं लगवाओगे तो नाक में डलवा लो, नेजल ला लो। नेजल भी नहीं लेते तो सब्जी में डालेंगे, उसमें भी नहीं दोगे तो बीज में डालेंगे, उसमें भी नहीं लोगे तो ऊपर ता आसमान ते जहाज गिल छिड़कांगे, थारी फसला पर पड़ेगा समान होए हैं। हाँ मतलब जय चुप रहे तो जीण ना देवे, ना चुप रहे तो या लैन भी है। ये कौन जीण ना देने वाले हमने? हम एकले एकले हैं, इतने तो कमजोर हैं। ये कितने के हैं, कितने के हैं ये उद्योगपति जिनके नाम पे जो सरकार ने रुपये देने लग रहे हैं? 1% भी कौन नहीं, 0.1% हैं। और सारे एमएलए एमपी चुनाव लड़ने वाले सारे नेताओं ने अगर गिन कर लेदा तो मुश्किल से 10-20 हजार मानस है। तो सौदा है में नहीं है टोटल, मतलब आज 30 जून से राजनीति करने लाग रहे हैं, उन सब की बात बताने लाग रहे हैं। ये तो कुछ भी को नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो रोड़ा तो यह है कि जो पहली बात तो यह है कि जो लोग लड़ाई लड़ने लाग रहे हैं उन न्यू कोनबेरा लड़ाई के है। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस करी किसान आंदोलन में, मैं 13 महीने पड़ा रहा, टिकरी बॉर्डर पे परमानेंट टेंट था अपना, परमानेंट पड़े रह करके पहले महीने में ये समझ में आ गया कि आड़े पड़े रहने से बात नहीं बनेगी, लोग समझना पड़ेगा कि ये कानून के हैं, बाकी लोग है। चलो भाई समाज के बाकी तबके जो किसान के साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनके अलावा बाकी तबका तो बात करने से पहले किसान तो बात कर लें। तो जो किसान या लड़ाई लड़ने लाग रहे थे उनने भी कौन बेरा था इन कानूनों के बारे में सारा, जो से नेता बन रहे थे। ईब भी आज की भी गारंटी दे हूं, राकेश टिकैत ने तीनों कानूनों के नाम पूछ लो, ईब भी कौन बेरा पांदा उन्हें। मोटी मोटी लाइन तो बेरा थी अगले ने। यू षड्यंत्र सारा समझाया सारे नेताओं को नाम लेके बताने लग रहा मैं। मतलब चड़ुन्नी है, उग्राहा है, राज्यवाड़ है, डॉक्टर दर्शनपाल है, सिरसा है, आपका मंजीत राय है, यो टकैत है, सहरावत है, कौन सा नेता नहीं छोड़ा हमने। बैठा 2-3 घंटे पूरा षड्यंत्र समझाया कि थारे घर जांदे घर दस्तकान लाग रहा है, बचा लियो अपने बड़का ने, थार पे बचाए जावे तो इतने तो हमारे बॉर्डर पे बैठे हो, इतने बच रहे हो बस। उसके जवानी चूं भी करे उनने, जब उड़े तो फरमान जारी कर देते कि भाई विरोध कराएं कति, तो मतलब है कौन था कोई लोहा लंदा। इनके सारे डॉक्टर का लागे खोसड़े, एक अकेला चढ़ूनी बोला था सिर्फ, और कोई नेता नहीं बोला। और ना कोई पॉलिटिकल लीडर बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहा हो, आड़े का तो गढ़ है, पूरी फैमिली में किसी का नहीं लुआ रहा, लेकिन कोई रोक्या हो तो अपना वर्कर मरो, साड़ो जुन से मर रहे हैं। ना कोई वर्कर रोक्या, ना कोई पार्टी का आदमी रोक्या, ना किसी चौटाला ने रोक्या, ना अपनी फैमिली में चौटाला ने लुआया, ना उड्डा ने लुआया, ना उसने सॉरी उड्डा के दोबारा बोल रहे हैं बिश्नोई ने यादवान किसी ने लगवाया। जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के उम्मीदवार थे किसी ने नहीं लुआया, सब ने बेरा था यू खेल के है। फोटो खिंचाने खातर किसी ने कुछ करवा लिया हो।
और कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बोल रहा हो तो बताओ। और हम हर पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के पास गए रे, तुमने राजनीतिक फायदा चाहिए, थम ठा लो, हमारी बात बता दो या लोग आता है इस देश ने बचा लो। लेकिन नहीं जी, हैं क्या हमारी भी नहीं सुनी लोगों ने, सही बात है। हमने भी कल की मार आखिर में जाके, मतलब जब तो कती हद होगी, जब कती जमा गिट्टी में गुंठा आ गया, जब उसने, याद हो आपके 27 तारीख का बयान है, 27 तारीख ने 26 ने, मैं बताऊं 26 दिसंबर 2021 में, मतलब दिसंबर के आखिरी से दिना में अनिल विज का बयान आ गया कि ईब आप लोगों को मंडी में नहीं जान देंगे, बाजार में नहीं जान देंगे, मॉल में नहीं जान देंगे, स्कूल में नहीं जान देंगे, जैसे सर्टिफिकेट नहीं लगा रहा होगा तो दोनों के दोनों। तो उस टाइम पे नरवाना में एक लड़का था मोहित, उसने अपना बाबू द्वारा फोन करा, बोला बाबू नूर नू करके कहे हैं, फिर मंडी में नहीं जा पाऊंगा, फार्म भी नहीं भरने दे, मैं 24 साल की उम्र, 6 फुट 8 छोरा, अट्टा गट्टा हमने देखा, मखा नकतिया नाश हो गया, इकलौता बेटा। बाबू बोला भाई लुआ ले फिर, और क्या है भी, जो नहीं जान देंगे तो करवा ले। मतलब फर्क देखियो दो बाबुआ में, वो तो न्यू कह रहा है उसकी कि लगवा ले कोई बात नहीं, और नवंबर के महीने में मेरे स्कूल का, मेरे बालक के स्कूल का मास्टर कह रहा है, 9वीं में था मेरा छोरा, बोले नहीं लुआओगे तो जी स्कूल में नहीं बढ़न देंगे, और जो स्कूल में लग गया कैंप तो लावांगे। मन ने न्यू कह दिया मैं जान तो मार दूंगा, उस मास्टर ने जिसने ला दिया, मैं अपनी औलाद का शरीर न्यू नहीं दूंगा किसी के हाथ, मैं कागज खातर, रुपये खातर, नौकरी खातर अपने बालक का शरीर ना दूं। ये तो काम वैश्या करा करे ना, अपना शरीर देने का काम रुपये के बदले, मैं क्यों दूं अपना शरीर भाई? मेरे को ठीक लगेगा तो मैं लगवाऊंगा ना, गलत लग रहा तो मैं क्यों दूं अपना शरीर? मैं अपने परिवार का नहीं दूंगा भाई, मैं ये काम नहीं करूंगा। और हमने, उसने बेचारे न्यू कह दिया कोई बात नहीं भाई लवा ले। वो छोरा 4 घंटा भीतर तबीयत खराब हुई, अस्पताल में ले गए, वो मर गया। मर गया तो उसके बाप ने रोड जाम कर दिया, तो हम भी पहुंचे थे उड़े जाए कि ने, फिर देखा भाई इकलौता बालक था, छोरी थी वह, एक छोरी और थी वह पैरालाइज थी, पहले बचपन से ही पैरालाइज थी, माँ बाप दोनों का कोई सहारा नहीं, उसकी माँ के भी साइड इफेक्ट हो रहे थे, बाप का थोड़े दिन में हो जाएंगे तो पूरा कुणबा गाड़ी होगी उसकी तो, क्यों जी? और पूरा कुणबा मर लेगा, जमीन सरकार के जाओगी, सरकार की करेगी, सरकार बेचेगी उन तय, जिसकी सरकार है। न्यू छुटा लेगा पेंडा, न्यू छुटा के पेंडा चढ़ जाना, तो फिर मैं भगत सिंह नमन की जरूरत थी भाई। तो इस चक्कर का एक नतीजा देख लो, तब न लड़ना है कि मरना है गड़क के, तो बैठ के बात करांगे, जब तो बेरा लगेगा के जीवन जीना। तो जो चीज बड़े मान ले, जिस जो चीज गलती कर दी बड्डा ने, आप वही गलती आगे कंटिन्यू रखा या बैठ के चर्चा करा, इसलिए तो बैठे आप। पर्पज ये है ना, जब भी किसी बदलाव के लिए या कोई नई चीज के लिए जब भी शुरुआत हुआ है, पहले बार एक पहला पत्थर रखा जावे। ये जो बाहर इतने बड़े बड़े दरख्त खड़े हैं, ये किसी टाइम पे बीज रूप में होंगे, छोटे छोटे, जब कदे बीज होंगे वो इतने छोटे होंगे, जब बेरा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा दरख्त बन जाओगा यो। तो आज जो आप करने लाग रहे हैं, ये बीज रूप में काम करने लाग रहे हैं। अगर आज का नौजवान साथी आकर के इसके ऊपर अनुकूल वातावरण बना होगा तो यो बीज बड़ा दरख्त बन जाओगा। आप अगली पीढ़िया ने बता सकेंगे क्या हुआ जीवन। पछली पीढ़ी बढ़िया थी जी, भारत का तो इतिहास सही है, हमारी तो घनी बढ़िया थी, पछली पीढ़ी तो 100 गुना बढ़िया थी। इसीलिए इतिहास को भी बदला जाता है, वर्तमान को भी गलत तरीके से पेश किया जाता है। आज वर्तमान को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और भविष्य का सपना भी गलत दिखाया जा रहा है। ये तो आपने बता दिया, डरने वाली बात है, ये सच्चाई है। इसमें देखो हम तो काउंटर है भाई, हमने बेरा रहा, मैं बताऊं देख छोटे भाई, क्या नाम है आपका? संजीत भाई, बात सुन, जब पहली बार इस रिसर्च के बारे में पता चला ना, ये जो आप वाली बात है ना, कति 100% सच्ची है मेरे भाई। जब पहली बार जब
कोई बात। जब पहली बार यह रिसर्च देखी ना, तो मैं उन दिनों में नौकरी करा करता, हरियाणा सरकार में मास्टर था मैं। और मास्टरी करते करते एक बात समझ में आ गई कि भाई ये तो फायदा ही कुछ को नौकरी करने का। कर दी हुई नौकरी छोड़ के चला गया था मैं, नौकरी छोड़ दी 2012 में मैंने। मतलब ये समझ में आया कि जीवन जो है वो नौकरी नहीं है। पहली बात तो यह है, जीवन नौकरी के लिए जीवन को दांव पे लगाने का कोई तुक नहीं है। सारी जिंदगी नौकरी और पैसे के पीछे भागना जीवन नहीं है, क्योंकि आखिर में जिन लोगों ने अपनी जीवन को लगाया है इस काम में, उनसे अगर पूछेंगे, अब उनकी 60 साल की उम्र का नतीजा पूछेंगे, तो इस चक्कर में ना तो वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाए, ना वो अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते ठीक रख पाए, ना वो अपने बच्चों को संभाल पाए, और इस चक्कर में उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली लेकिन असली पूंजी खो दी। आपने बात बताई, जब चर्चा करांगे तो जीवन पे भी कर लेंगे। जो लो आ रहा है वो बच्चा दिमाग में दवा बात उड़ी थी इसके मर जा है भाई साहब। सिर्फ इतनी सी बात से थोड़ी काम चलेगा। ये तो या तो कति छोटी सोच का परिचय है, या तो कति छोटी सोच है। तो एक हिस्सा पकड़े आपने, मैंने तो 50 हिस्से बताए थे, 50 हिस्से बता दिया आपने, सारी बता दी। डिस्कशन नहीं चल रहा है बाल हम पहला एक बार सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद डिस्कशन के लिए आप 1 to 1 कर लेंगे, है ना। डिस्कशन से भाग नहीं रहे, आप कर लेंगे। हाँ, बात यह है कि जिस टाइम पे धर्म युद्ध हो रहा था, उस टाइम हर किसी को अपनी एक दिशा चुननी थी। कोई कौरवों की तरफ था, कोई पांडवों की तरफ था, हर किसी को दिशा चुननी थी। और लोगों ने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी। जिसको समझ में आया, कर्ण को समझ में आया मेरा धर्म है दुर्योधन के साथ लड़ाई लड़ना, तो उसने अपना धर्म निभाया। द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे विद्वानों ने सोचा कि मेरा धर्म है कौरवों के साथ युद्ध लड़ना, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया। आईसीएमआर के अंदर काम करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र, जो हमारे पीजीआई के जोनल हेड थे, उन्होंने भी इसके ऊपर कंसर्न बताया कि यार ये बहुत खतरनाक चीज चल रही है। हमने उन तक कहा डॉक्टर साहब बोल दो ना आप समाज में आके, क्योंकि सरकार जीण नहीं देगी जब बोल दिया तो। उन्होंने अपना धर्म निभाया। भाई मैं जितना बोल सकूं थारी बंद मीटिंग में तो बोल सकूं, पब्लिक में नहीं बोल सकता। पब्लिक खातर तो आपने कोई और तैयार करना पड़ेगा। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन को भीम ने जंगा पे गदा मार के मार दिया, उस टाइम पे बलराम ने भीम को ललकारा युद्ध के लिए कि तुमने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, और उनके नियमों का उल्लंघन करते हुए दुर्योधन को गलत तरीके से मारा, और तुमको अब मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण बीच में आया, तो कृष्ण ने यह कहा बलराम को कि जी महाराज, जिस टाइम पे धर्म युद्ध के लिए तैयारियां चल रही थी ना, हर कोई अपनी दिशा चुन रहा था, उस टाइम आप तीर्थ यात्रा को निकल गए, वो गलत था। आज जो लोग सरकार का फेवर करते हैं उनका भी सम्मान, जो सरकारों की बात पे सवाल उठाते हैं उनका भी सम्मान, लेकिन जो तीर्थ यात्रा पे बैठे हैं ना, वह हैं समाज के असली कोड। तो जो चुप बैठे हैं, जो न्यू कह रहे हैं होने दे जो कुछ हो है। इसलिए हमने तो बीज से लेकर और पेंडेमिक ट्रीटी तक सारे मुद्दे समझा दिए बड़कत है, लेकिन लोगों का इब्बे समझ में नहीं आवे। हम ये मान के चल रहे हैं जिब आओगी उस टाइम तो लकड़ लेंगे। भाई आज हमने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लानिंग है, ये मुद्दे अभी हो चुके हैं, जो हो चुका उसके ऊपर तो मारांगे, तो उस पर तो है कि सांप निकले पीछे उसकी पैड पिट्टे जाओ, उसका तो मतलब नहीं। क्यों जी, जो हो लिया। इब तो जिसने लवा लिए वो अपना बॉडी ने डिटॉक्स करा लो। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सूजन की वो डिटॉक्स वाली वीडियो है मेरे चैनल पे, पड़ी नीडर इंडिया पे, वह देख लो। वो नहीं देखा तो मेरे द्वारा व्हाट्सएप कर दियो, है वो दवाई दरी है, सोमी द्वारा दरी, अपनी बॉडी में से उस चीज़ को निकलवा लो। क्योंकि पहले भी जो कुछ बच्चे ना स्टीरॉयड खा लिया करते, जो पहलवान हैं, जो प्लेयर हैं, वह खेलने तो पहले स्टीरॉयड खा लिया करें,
ये तो उसको फिर डिटॉक्स करने के लिए भी तो कुछ न कुछ इस्तेमाल करें है ना, उसने भी तो निकालने के लिए शरीर में था, तो वो शरीर से निकालने का अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसने निकाल लो, वो डिटॉक्स करा लो, वो मार दो, भेज दियो मैसेज। दूसरा 23 जनवरी ने आपा 23 मार्च ने सॉरी यो आन लग रहा है 23 मार्च 10 एक दिन के बाद में आपा गुआने में इकट्ठे हो रहे हैं कुछ लोग जो इस षड्यंत्र ने समझे भी हैं और जो समाज में नुच्चावे हैं कि जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया उनके सपनों के भारत को बनाने की दिशा में काम करा। और यो इस भाई वाले सवाल का जवाब भी मिल जाए कि जीवन है कि भाई अपने बालक का तो जीना के ऊपर सिखाना है, के जीवन देना है अगली पीढ़ी को, उस दिशा में कि जो साथी आवेंगे मिलकर फिर अपने समाज का निर्माण कर लो। तो हमने प्लान ये किया कि भाई हर घर से 2 चम्मच घी, जो भी इस बात को समझते हैं उसके अंदर अपनी आहुति डालो। 2 चम्मच घी का मकसद क्या है? 1 चम्मच तो घी चाहिए हमने उन शहीदों की याद में उनके स्मृति स्थल के ऊपर दिया जलाने के लिए। हुसैनीवाड़ा के अंदर आज भी उनके स्मृति स्थल पर जो स्मारक पर जो दिया जलता है, जो ज्योति जलती है, वो एलपीजी गैस से जल रही है। तो एक तो वो वहाँ हम देसी घी से जलाने की सोच रहे हैं कि यार कम से कम इतना तो आप करें कहाँ इस देश के लोग, उनको सम्मान देने के लिए। और दूसरा जो चम्मच है घी का वो है इस व्यवस्था के बदलने के लिए। सरकारों से ज़्यादा ज़रूरी है व्यवस्था को बदलना। अगर गांव के लोगों को ये मालूम हो कि हम लोगों को कैसी व्यवस्था चाहिए तो फिर किसकी सरकार आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव अगर आदेश करके पारित करेगा भाई तुमको ऐसी सरकार, तुमको ये करना है, सरकार ने क्या करना है ये हम बताएंगे ना, सरकार थोड़ी बताओगे हमने क्या करना है। हम बताएंगे कि मेरे गांव में 400 बेरोजगार युवक हैं, इनके रोजगार का इंतजाम अगले साल भीतर 2 साल भीतर हो जाना चाहिए, ये हम आदेश देंगे ना सरकार को। क्यों भाई? माधुरा जमीन की कमी है के, माधुरा मकान की कमी है के? अब मान लो रिलायंस कंपनी का एक स्टोर खुलता है रोहतक के अंदर, उसका प्रॉफिट किसको जाएगा छोटे भाई? अंबानी को जाएगा। रिलायंस का स्टोर है तो रिलायंस को जाएगा, सरकार को नहीं जाएगा। सरकार को मात्र टैक्स जाएगा। सरकार तो लोन देगी ना उसको ना। मैं कह रहा हूं रोहतक के अंदर अगर रिलायंस का स्टोर खुलता है तो उसका प्रॉफिट किसको जाएगा? रिलायंस को, है ना। काम कौन करेगा वहां? हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे। हमारे नौजवान बच्चा मैनेजर, हमारा ही आदमी सेल्समैन, हमारे ही आदमी वहां काम करेंगे। तो जब हमारे ही लोग काम करेंगे प्रॉफिट रिलायंस को क्यों जा रहा भाई? अगर हमारा बच्चा उसका मैनेजर बनने के लायक है और उस स्टोर को चलने के लायक है तो फिर रिलायंस को प्रॉफिट क्यों जाएगा? उसका प्रॉफिट फिर हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिलना चाहिए ना, जो भी वहां नौकरी कर रहा है? तो वो लोन उसको मिलना चाहिए ना जो काबिल है वहां संभालने के। नहीं तो आके रिलायंस का मालिक संभालेगा तो उसने तो, नहीं तो जब हमारे बालक तो दे रहा, तो फिर इसका मतलब उस प्रॉफिट को उसी एक ही जगह पे क्यों पाइल अप कर रहे हैं हम? उसकी तय वहां क्यों लगाने लग रहे हैं? वहां तो पैसे का अंबार लगने लग रहा है, हमारा गरीब का बालक मरने लग रहा है। तो सरकार क्या करेगी, कैसे नियम बनाएगी, ये गांव बताएगा अगर गांव उठ के चलेगा तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हैं क्या मिस्त्री मैकेनिकों को ऑलरेडी पता है, उनके पास भारत 6 की गाड़ियों को रिपेयर करने का कोई सीन नहीं है। भारत 6 की गाड़ियां केवल एजेंसी में रिपेयर होंगी और भारत 6 से पहले वाली गाड़ियों को जो है वो कबाड़ बनाने की दिशा में चली पड़े हैं। यानी कि अगर उन्होंने कह दिया कि 10 साल के बाद आपकी गाड़ी कबाड़ बननी ही बननी है, तो इसका मतलब जो लोग आज गाड़ी ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक और चलेगी। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और आपकी दुकान है मैक्सिमम। 7 साल की 23 तो हो गया, हैं 23 तो हो गया, 7 साल की दुकान। ठीक है जी। इसी तरीके से जो दूसरी दुकानदार हैं, जो बाकी के और दुकानदार हैं, उनको भी ये बात मालूम है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन आपको सस्ता मिलता है चीज़ें, ऑफलाइन आपको महंगी मिलती है। ऑफलाइन दुकान पे जाके लेने के लिए आपको घर से तेल भी फूकना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए आपको केवल बटन दबाने मोबाइल पे घर आए सामान आ जाओगा और सस्ता होगा।
तो जो पड़ोस का दुकानदार है वो भी बर्बाद होएगा धीरे धीरे, उस दुकानदार को भी उसी चेन के साथ जुड़ना मजबूरी हो जाएगी, इस मिस्त्री को भी उसी चेन के साथ जुड़ना मजबूरी हो जाएगी। मतलब सब कुछ आपको उन्हीं के हिसाब से करना पड़ेगा। आप कुछ भी करते हो अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे तो इसी को गुलामी कहते हैं, और क्या कहते हैं? और गुलामी किसको कहते हैं जी? यही तो होता है ना, गुलामी यही है कि आप अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाओ। तो आप लोगों के लिए इनविटेशन है 23 तारीख का कि 23 मार्च को गोहाना में नई अनाज मंडी में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। अपने अपने आस पड़ोस से 2-2 चम्मच, अपने अपने गांव से सभी लोग जो है 2-2 चम्मच घी लेकर के, और इस पावन कार्य में अगर साथ आएंगे तो कल को जो नौजवान वहां से समझ के निकलते हैं, उन नौजवान साथियों को लेकर के फिर हम लोग अपने अपने गांव की व्यवस्था भी बना लेंगे, क्योंकि गांव बनाएगा ना व्यवस्था को, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा हमारे को संभालने के लिए। ये तो तय है जी। ना तो किसी पॉलिटिशियन को पड़ी है अपनी व्यवस्था संभालने की हमारे बच्चों के लिए, ना कोई मास्टर संभाल रहा, ना कोई कॉलेज में संभाल रहे, ना कोई मतलब कोई जिला पार्षद, कोई एमएलए, किसी ने फुर्सत नहीं है जी। ना किसी ने जरूरत पड़ रही, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है? बालक मारे बर्बाद हो रहे, अगर हम नहीं टेंशन है तो फिर उन्हें की टेंशन है जी। असली तो बात यह है ना कि अगर हम बर्बाद हो रहे हैं और हम ही चुप हैं तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है उसको ठीक करने की? वो तो अपना मौज कर रहे हैं, समस्या हमको, और हम ही चुप हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जिस दिन ये कुछ कहेंगे उस दिन थोड़ा बहुत कर लेंगे हम, नहीं तो ठीक है अपना, आप अपनी मौज में, हम अपनी मौज में। तो हमने तो अपनी बात कह दीजिए। आपको अगर लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा तो साथ आते हैं और इस लड़ाई को दूर तक लेके जाते हैं। तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों की तरफ से आप आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।